हाँ जी, सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग को एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है। हाँ जी, कितने लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है? हाँ जी, अजय भाई। अजय भाई कहाँ है? अजय भाई, क्या टाइम सूट करेगा? जिन लोगों को लगता है कि थोड़ी सी और पर्सनल क्वेश्चनिंग और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो एक सेशन अलग से उन लोगों के लिए रख सकते हैं। और समय भोजन के बाद, भोजन के बाद का समय तो लगभग खाना 7:30 बजे शुरू होता है, तो हम 8:30 बजे से रख सकते हैं। 8:30 से ठीक है? तो 8:30 बजे से अजय भाई डेली यहाँ पे क्लास लेंगे, ठीक है? और जिनको भी लगता है कि हम और बात करना चाहते हैं और आपके मन में कुछ और प्रश्न हैं और कुछ बातें हैं, है ना, वो सभी यहाँ रह सकते हैं। बढ़िया। ठीक। तो सभा से ये भी अनुरोध है कि हम सब ने अपना एक समय निकाला है, समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके उसके लिए जो भी सुझाव आप सबकी तरफ से आएंगे और जो भी मिलजुल के साथ चलने की व्यवस्था बन सकती है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी कुछ लोगों से सुझाव आया है ना, अपने पोषक जी की तरफ से बात आई कि हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, तो डेली इसको हम चलाएंगे। गोष्ठी का जो समय है, दिन भर में जितनी चर्चा हो रही है उस पर आपस में बैठ के बात करने का अवसर मिले और छोटे समूह में हम बैठ सकें। तो अभी बज रहा है 5:30, 5:30 बज गया। तो अब 6:30 से पहले तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो आप लोग 6:30 और भोजन रहता है 7:30, 1 घंटा चलेगा। एक दूसरा मेरे मन में ऑप्शन आ रहा था कि दोपहर को जब 3 बजे हम ब्रेक करते हैं तो 1 से 3 हम ब्रेक करते हैं। तो यदि आपको लगता है कि 2 घंटे का ब्रेक ही ठीक है ना, गुजरात में तो दोपहर को सोने की काफ़ी आदत है, तो 2 घंटे का भी किया जा सकता है, नहीं तो इसको 1.5 भी किया जा सकता है। और फिर उसके बाद 1 घंटा जब हम लौट के आते हैं तो उसमें ग्रुप डिस्कशन हम सेट कर लें। तो और 3:30 से या फिर 4 से मैं क्लास करूं, वो भी एक तरीका है। क्या ठीक रहेगा? आपका ग्रुप डिस्कशन शाम को 6:30 से 7:30 ठीक है, या दोपहर को 2:30 से 3:30, या 3 से 4 है? शाम को कितने लोगों की शाम की सहमति है? शाम को ठीक है, बाकी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए, है ना? तो 6:30 से 7:30 सभी लोग 10 से ऊपर का ग्रुप ना हो। 8:30 के बाद अजय भाई की क्लास, तो 7:30 बजे खाना होगा। 8:30 के बाद अजय भाई की क्लास होगी, और तो बंधे ही रहना है, पूर्णता से मुक्त कहाँ है? ये 8:30 की क्लास सबके लिए कंपलसरी नहीं है, जिनकी स्वेच्छा है वो आए, है ना? और वो इम्पॉर्टेंट रहेगी। मेरे को लगता है कि दिन भर में जो भी कुछ हम बात कर रहे हैं उस पर काफ़ी अच्छी चर्चा शाम को हो जाएगी। तो आप लोग देख लें, तो हम समय का मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो घूमने का समय है, सुबह के समय घूमिए बढ़िया, और क्या है क्या ग्रुप के अंदर आपस में? हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो जितनी चर्चा अभी तक हमने की है उसमें से जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ऊर्जा के रूप में हमने खाली स्थान को पहचाना। लेकिन ऊर्जा के रूप में जब पहचाना है तो उसकी और डिटेल में थोड़ा सा जाएं तो पारगामी शब्द पे हमने बहुत चर्चा नहीं की है।
तो मुझको लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों के साथ पहले हुई हो, नहीं हुई हो। तो हम पारगामी शब्द पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो उसके 2-3 संदर्भ और थे। तो हमने चर्चा शुरू की थी कि इकाई के चारों तरफ ही खाली स्थान है या इकाई के अंदर भी खाली स्थान है। तो ये निकल के आता है कि इकाई के अंदर भी खाली स्थान है, क्योंकि एटम के बीच और है ना, एटम के अंदर और है ना, सभी जगह खाली स्थान है। तो हम इसको कैसे समझें कि खाली स्थान, चलिए 2 कोशिकाओं के बीच में है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में है, 2 एटम के बीच में है, लेकिन एटम के अंदर भी पार्टिकल्स हमको दिखाई देते हैं, तो उनके बीच में भी है। लेकिन ये कैसे समझें कि जहाँ पार्टिकल है, छोटे से छोटी यदि इकाई के रूप में देखें, छोटी से छोटी व्यवस्था की इकाई के रूप में हमने परमाणु को पहचाना, छोटी से छोटी व्यवस्था की इकाई के रूप में परमाणु को पहचाना, लेकिन परमाणु में भी देखने गए तो वो पार्टिकल से मिलके बना है। तो जहाँ पार्टिकल है, हो सकता है वहाँ ऊर्जा नहीं है, या वहाँ खाली स्थान है ना, जहाँ सब एटॉमिक पार्टिकल है वहाँ खाली स्थान नहीं है। उसके चारों तरफ खाली स्थान है, लेकिन उसके अंदर नहीं है। मेरी बात सब तक पहुँच रही है? फिर से बोलूँ? फिर से बोलता हूँ, कनेक्ट कीजिए, आपसे उत्तर की अपेक्षा रखता हूँ। तो ये तो समझ में आ गया कि चाहे धरती है, चाहे इससे बड़ी इकाइयाँ हैं, धरती के चारों तरफ खाली स्थान है। अब इकाई के अंदर चलते हैं। तो इकाइयाँ भी मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, और मॉलिक्यूल के बीच में गैप होता है, दूरी होती है। उसको हमने इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के रूप में स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते रहे हैं। तो अणुओं के बीच में भी खाली स्थान है। इवन हम ये देखते हैं कि कोशिकाओं के बीच में भी खाली स्थान है। फिर अणु जो है परमाणु से मिलके बने हैं, तो परमाणु में भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, अंश हैं, जो कि एक दूसरे को टच नहीं करते। केंद्र के जितने भी पार्टिकल होते हैं वो भी एक दूसरे को टच नहीं करते, जो परिवेश के होते हैं वो भी एक दूसरे को टच नहीं करते। इसका मतलब परमाणुओं के बीच में भी खाली स्थान है और परमाणु के भीतर भी खाली स्थान है। यहाँ तक पहुँच गए। अब एक फाइनल स्थिति कि जो परमाणु में पार्टिकल है, हो सकता है उसके चारों तरफ खाली स्थान है, लेकिन पार्टिकल के अंदर खाली स्थान नहीं है, ऐसे भी कल्पना दौड़ती है, या इस तरह की भी बात आती है। तो इसको हम कैसे समझें कि ये खाली स्थान उस परमाणु के अंश से भी आर पार है? क्वेश्चन क्लियर है? कैसे समझें कि परमाणु अंश से भी खाली स्थान आर पार है? परमाणु अंश, परमाणु अपने आप में सूक्ष्मतम इकाई है, उससे भी सूक्ष्म परमाणु अंश है। ये व्यापक वस्तु उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी आर पार है। इसको कैसे समझें? मेरे कहने में तो कोई कमी नहीं है? फिर से करो, फिर से कह देता हूँ। तो ये हमने अभी तक ये पहचानने की कोशिश की कि खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है। खाली स्थान इकाई के चारों ओर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इकाई के अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। इकाइयाँ अणुओं से मिलके बने हैं, मॉलिक्यूल से मिलके बना है। मॉलिक्यूल अपने आप में, मॉलिक्यूल भी एक दूरी में रहते हैं, है ना, मॉलिक्यूल के बीच में भी दूरी है, इसलिए मॉलिक्यूल के बीच में भी खाली स्थान है। मॉलिक्यूल जो है एटम से मिलके बना है, एटम के अंदर भी खाली स्थान है, लेकिन एटम के अंदर पार्टिकल हैं। तो जहाँ पार्टिकल है उसके चारों तरफ खाली स्थान है, यहाँ तक तो आ गए। लेकिन पार्टिकल के अंदर ये आर पार नहीं है, ये आर पार है। इसको कैसे समझें? हो सकता है वो पार्टिकल उतनी छोटी चीज़ है कि उसके चारों तरफ तो खाली स्थान है, लेकिन पार्टी के अंदर भीतर खाली स्थान आर पार नहीं है। ये मूल ऊर्जा आर पार नहीं है, वो कोई बहुत सूक्ष्म रियलिटी है। यहाँ तक कभी कभी लोग शिविर में प्रश्न उठाते हैं
कि बाकी तो समझ में आ रहा है कि इकाई के चारों तरफ खाली स्थान है, मॉलिक्यूल के बीच में खाली स्थान है, एटम के अंदर खाली स्थान है, लेकिन परमाणु अंश हो सकता है वो एक ऐसी जगह है जहाँ उसके चारों तरफ तो खाली स्थान है, लेकिन उसके खाली स्थान आर पार नहीं है, या उसके भीतर से आर पार नहीं है। ऐसी अभी भाषा ठीक है? कितने लोगों तक पहुँच रही? गुड। बताइए कैसे समझें कि ये खाली स्थान उस छोटे से छोटे परमाणु अंश से भी आर पार है या नहीं है? हाँ जी, कितने लोग कहना चाहेंगे? हाँ, पानी में जो रुई का एग्जाम्पल लिया था तो उसमें वो तो एक बहुत मोटी बात की, लेकिन उसमें ये तो समझ में आ रहा है कि चलो हो सकता है। अब यदि इसी एग्जाम्पल को लाएं तो परमाणु इकाई के भीतर भी खाली स्थान है, अणुओं के बीच में है, परमाणु के अंदर भी है, वहाँ तक तो गया पानी, लेकिन फाइनली जहाँ परमाणु अंश है उसमें पानी आर पार नहीं है। ऐसा लोग शिविर में कभी कभी प्रश्न उठा देते हैं। आपने अपनी तरफ से कहा नहीं, चूँकि अब हम उस समझने के उसमें चल रहे हैं तो मैंने मेरी तरफ से उठा दिया। हाँ जी, माइक इधर, माइक दीजिए एक। मैं ये समझता हूँ कि अभी जैसे ये हॉल है, ये खालिस्तान है, और मेरे में इकाइयाँ हैं, एटम्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो भी है वो सब है। लेकिन मैं इस हॉल में घूमता हूँ तो इस हॉल के खालिस्तान को मतलब जो है वो इतना ही है, ये बढ़ता कम होता नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ ना कि मतलब मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी उस खालिस्तान में ही है, उसमें वो, क्योंकि अगर कोई इंसान आ रहा है तो इकाइयाँ बढ़ गई इस हॉल में, तो इकाइयाँ बढ़ गई तो खालिस्तान को इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर जो क्या बोलते हैं एटम के पार्टिकल्स जो अगर उसमें नहीं है स्पेस, तो फिर इस रूम का डिफरेंट चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अंदर है खालिस्तान, सब में है स्पेस। देखिए इन्होंने एक दूसरा लॉजिक दे दिया, इन्होंने एक दूसरा लॉजिक दे दिया। अभी तक हम ये चर्चा करते थे कि एक लोहे का बाउल है जिसमें कि एक लोहे की बॉल है, तो यदि लोहे की बॉल है तो यदि लोहे की बॉल यहाँ है तो यहाँ पानी नहीं है। अब लोहे की बॉल यहाँ आ गई तो यहाँ पानी नहीं है, और जो ज़्यादा इसमें लोहे की बॉल डाल दी तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये ठीक हो गया? इसका मतलब है यदि इकाई जहाँ है वहाँ खाली स्थान नहीं है तो ये इसमें हलचल हो गया, ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि यदि एक कमरे में इकाइयाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसका मतलब खाली स्थान में कोई हलचल होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है ना। यहाँ भी वो क्रिया शून्यता की महिमा फिर से काम आएगी। ये स्वयं में क्रिया शून्य है। यदि किसी इकाई के होने से खाली स्थान में कोई हलचल है तो क्रिया हो गई। खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है, इसलिए वो इकाई से प्रभावित है नहीं। तो एक तरफ से तो तर्क उधर से आया कि खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है, इसलिए इकाई की हलचल से खाली स्थान प्रभावित नहीं है, इसलिए वो इकाई से आर पार है, क्योंकि आर पार नहीं होगा तो उसमें हलचल हो जाएगी। ठीक, एक तर्क आपने ऐसा दिया। और कुछ? हाँ जी, हम सभी साथ साथ चल रहे? हाँ जी, हेलो। हेलो जी, यहाँ पर जैसे भाई ने उदाहरण दिया वो तो उसी प्रकार से इसी से रिलेटेड करके थोड़ा सा सूक्ष्मता में जाते हैं कि हमने एक गिलास में कंकड़ डाले, कंकड़ में फिर रेत डाला, वो रेत भी चला जाता है, जो गैप है उसमें ऊपर से पानी डालेंगे तो पानी भी उसमें चला जाता रेत में, तो कुछ खाली जगह था वो जाता रहा। ऐसे ही व्याप्य
जो व्यापक है वो व्याप्य में रहता है। जैसे व्याप्य क्या है? इकाई। इकाई, अच्छा। और जैसे तार है, इलेक्ट्रिक तार, उसमें करंट गुजर गया क्योंकि वो उससे सूक्ष्मतम है। ऐसे ही जो खाली स्थान है, व्यापक है, वो हर जगह व्यापक है क्योंकि वो पारगम्य है हर इकाई में। इस उदाहरण से ये समझ में आता है कि सूक्ष्मतम है, वो स्थान नहीं घेरता है, वो हर में व्याप्य है और पारगम्य है। पारगम्य। आपके बोलते बोलते मेरे को एक बढ़िया सूत्र याद आ रहा था, अधिक शक्ति कम शक्ति से व्यक्त होती है। अधिक शक्ति कम शक्ति से व्यक्त होती है। मन शरीर से व्यक्त होता है, बिजली तार से व्यक्त होती है, पेट्रोल इंजन से व्यक्त होता है ना। वृत्ति चित्त वृत्ति से व्यक्त होता है। आत्मा जीवन से व्यक्त होता है। व्यापक आत्मा से व्यक्त होता है। अधिक शक्ति कम शक्ति से व्यक्त होता है। ऐसा हमारा ध्यान जाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ती। तो अभी जो बात हो रही थी उसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है कि एक तो हमको जो छोटे से छोटे पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी परमाणु को कितने से छोटे से छोटा क्यों ना काटा जाए, क्यों ना डिवाइड किया जाए, वो छोटे से छोटा जो पार्टिकल मिला वो भी अपने आप में ऊर्जित है कि नहीं है? वो छोटे से छोटा पार्टिकल भी ऊर्जित है, तो इससे सिद्ध होता है कि ऊर्जा उससे आर पार है, तभी ये ऊर्जित है। इस पे ध्यान चला गया? तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि सृष्टि की सभी इकाइयाँ खाली स्थान में डूबी हैं। सृष्टि की सभी इकाइयाँ खाली स्थान में डूबी हैं, घिरी है और भीगी है। डूबा, भीगा और घिरा। डूबा हुआ होना, भीगा हुआ होना और घिरा हुआ होना, ये तीन तरह से उसको कहने की कोशिश की। तो क्या मतलब है? क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें वो डूबा तो है, भीगा भी है, पर घिरा नहीं हो? कोई इकाई डूबी है ना, पानी में डूबा है, पानी से घिरा हुआ है और भीगा हुआ भी है। तीनों का फर्क, तीनों का मीनिंग क्या हुआ? डूबा है का मतलब हमेशा ही डूबा है, हमेशा उसके चारों तरफ खाली स्थान है। तो इकाई के चारों ओर खाली स्थान है, ये बात बोलने के लिए डूबा हुआ है। और भीगा है मतलब इकाई के भीतर भी खाली स्थान आर पार है। तो खाली स्थान अपने आप में है, इकाई खाली स्थान में मूव करता है ना। इकाई खाली स्थान में मूव करता है, खाली स्थान अपनी जगह क्रिया शून्य है। इतना कोई सूक्ष्मतम रियलिटी, इतनी कोई सूक्ष्मतम वास्तविकता जो किसी इकाई के मूवमेंट से भी प्रभावित नहीं होता है ना, इतना सूक्ष्म है। और घिरे होने का क्या मतलब है? क्या ये हो सकता है कोई चीज डूबा हुआ हो और घिरा हुआ ना हो? कैसा हो सकता है? कोई चीज डूबा हुआ हो लेकिन घिरा हुआ ना हो, है? फिर ये जबरदस्ती घिरा हुआ शब्द लगाने की क्या जरूरत है? कोई चीज पानी में डूबा हुआ है पर घिरा हुआ नहीं है, कैसा हो सकता है?
हाँ जी, बोनी भाई कुछ कहना चाहते हैं, माइक दो। जो गिरा हुआ है वो जो शब्द बाबा जी ने कहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो उस चीज में नियंत्रित है, वो नियंत्रण को वो व्यक्त आगे करना की बात है, वो आगे की बात है। हाँ जी। बर्ड जो सी गर्ल्स होती हैं तो वो जब पानी में डुबकी लगाती हैं तो डूबने के पानी में तो डूब जाती हैं मछली पकड़ने के लिए, जब बाहर निकलती हैं तो पानी उनकी बॉडी पे नहीं लगा हुआ होता, स्पेस थोड़ा बीच में बचा रह जाता है। क्यों? उनकी फेदर्स की बनावट ऐसी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पानी पेनिट्रेट नहीं कर पाता, अच्छा, तो जिससे कि अगर वो भीग जाएंगी उड़ेगी तो कैसे? फिर वो उड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो भीगी नहीं होती। वो डूब तो जाती हैं पानी में, मछली को पकड़ के बाहर आ जाती है, फिर वो भीगी नहीं होती। कहीं क्या ना बात? कहीं सूक्ष्म अगर उसको हम देखें तो वहाँ पे वो भीगी नहीं होती वो। क्या बात है, मेरे को ऐसा पता नहीं था कि ऐसा भी कोई एग्जाम्पल होता है। शिविर में बहुत ज्ञान बढ़ता है। तो ये ठीक है, मेरे मन में जो एग्जाम्पल था, मैंने ये सोच रखा था कि जैसे एक बॉल को तेल लगा दिया जाए, एक बॉल को तेल लगा दें और तेल लगा के पानी में डाल दो। अब क्या स्थिति है? डूबा है लेकिन घिरा नहीं है, घिरा तो तेल से हुआ है। ठीक हो गया है? हाँ, भीगा तो है ही नहीं, उस एग्जाम्पल में भीगे की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका इतना ही आशय है, 3 शब्दों को लाने का ये आशय है कि व्यापक सभी जगह है ही, कोई संभावना नहीं छोड़ी। 3 शब्दों को लाने का इतना ही मतलब है कि व्यापक वस्तु है ही, है ना, इकाई के भीतर भी है, इकाई के ऊपर भी है और उसके चारों तरफ भी है। तो व्यापक वस्तु सभी जगह है ही, तो व्यापक वस्तु से मुक्त कोई स्थान और काल की कल्पना नहीं है। हाँ, तो व्यापक वस्तु से, क्योंकि अब इसको वास्तविकता के रूप में चर्चा कर रहे हैं, तो एक ऐसी वास्तविकता जो किसी कोई काल ऐसा हो जिसमें व्यापक वस्तु ना हो, कोई स्थान ऐसा हो जिसमें व्यापक वस्तु ना हो, ये कल्पना में नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो व्यापक वस्तु है ही, सभी इकाइयों से आर पार है ही, चाहे वो परमाणु अंश कितने भी छोटे से छोटी इकाई हो, वो ऊर्जित है, ऊर्जित है। इस आधार पे कहा कि सभी इकाइयों से आर पार है। दूसरी बात कहा कि खालिस्तान स्वयं में क्रिया शून्य है, इसलिए भी यदि वो किसी चीज़ से पार नहीं है तो उसका मतलब उसके हिलने से उसमें हलचल होगा। तो क्रिया शून्य है, इसलिए भी एक तरफ से क्रिया शून्य है, दूसरी तरफ से इकाइयाँ ऊर्जित हैं। दोनों को मिला के बोला कि सभी इकाइयों से आर पार है। इतनी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कोई वास्तविकता है ना, जिसको तर्क से कहने की कोशिश एक बार कर रहे हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी आ जाए तो कम से कम होने के रूप में स्वीकार हो जाए, होने का अर्थ के रूप में स्वीकार हो जाए। अर्थ के रूप में स्वीकार हो गया तो वस्तु पे शोध होने की बात आगे स्वयं स्फूर्त शुरू होगा। हाँ जी, हाँ ये माइक। हेलो हेलो। अब इससे ये समझ में आया कि जो व्यापक है उससे कहीं भी टक्कर नहीं हो सकती। हाँ ये सही है। हेलो। यूपी में होने से ऐसा समझ में आता है, हरियाणा में होने से और समझ में आता है। अपने को लास्ट में ये देखना है कि टकरा, इससे टक्कर करना है कि नहीं करना है, और भारी कौन पड़ेगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये गुजरात से ऐसा, गुजरात में ऐसा कोई पूछेगा ही नहीं। इधर टक्कर होकर की बात ज़्यादा करते नहीं, इधर प्रॉफिट की बात है। उस जगह से प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, बिजनेस मिलेगा कि नहीं। तो नॉर्थ इंडिया में हर जगह यही है कि इसको टकराने से ये हारेगा कि मैं हारूंगा। उधर सबको जीतना है ना, इधर जीत हार तुम रखो अपने पास यार, पैसा दो, पैसा आने दो। सर एक क्यूरियोसिटी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आदमी से कम स्टेट में अगर जाते हैं तो सेल,
सेल से भी कम स्टेट में अणु, अणु से भी कम स्टेट में परमाणु, उससे भी कम स्टेट में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और फिर खालिस्तान। आदमी के ऊपर अब अगर जाते हैं तो राज्य, देश, दुनिया, दुनिया के ऊपर सूर्यमाला, सूर्यमाला के ऊपर गैलेक्सी, और गैलेक्सी के ऊपर फिर खालिस्तान। मतलब एकदम माइक्रो लेवल पे जाते हैं तो भी खालिस्तान आता है, और मैक्रो लेवल पे जाते हैं तो भी खालिस्तान और बीच में भी है ही है। और बीच में भी है ही। ओके। ये देखो बीच में गायब है। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? डूबा भीगा घिरा। तो हमको एक भाषाकरण हो गया, बात तो हम कर ही रहे थे, उसको हमने भाषाकरण किया कि सृष्टि की सभी इकाइयाँ मूल ऊर्जा में डूबी हैं, भीगी हैं, घिरी हैं। इन तीनों को एक शब्द में कहा कि वो मूल ऊर्जा में संपृक्त है। संपृक्त है, इसी को एक शब्द से कहा क्योंकि ये शब्द दर्शन में आएंगे जब आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हर शब्द का मीनिंग क्लियर हो जाए कि उसको कहने का आशय क्या है। तो संपृक्त शब्द का मतलब है सृष्टि की सभी इकाइयाँ मूल ऊर्जा में डूबी हैं, भीगी हैं, घिरी हैं, व्यापक वस्तु सभी जगह है ही, इकाई से आर पार है। इसको कहा कि सभी इकाइयाँ मूल ऊर्जा में संपृक्त हैं। एक शब्द में कहा संपृक्त है। संपृक्त लिखा है, संपृक्त, सम प र क त। लीजिए मैंने गुजराती में लिख दिया, डंडा ऊपर नहीं लगाया तो गुजराती। भैया मेरा एक सवाल था। आप कहाँ हो? आपके मधु, सामने, हाँ। मधु। अब आवाज़ पहचान में आ गई ना। ओके। हमने जो समझा कि इकाइयों में एक आर पार है, तो हम अभी तक समझते थे कि हमारे शरीर में खाली स्थान है और खाली स्थान आत्मा के स्वरूप में है। लेकिन अब मेरी एक अभी मुझे ऊर्जा है, वो एक खाली स्थान है, आत्मा जैसा कुछ होता नहीं है। लाइक हम ऐसा सुनते हैं कि आत्मा, वो सही है क्या? नहीं, मैंने ऐसा अभी कुछ नहीं बोला। शरीर में कोई आत्मा नहीं है, ये बात ठीक है। कोशिका में कोई आत्मा नहीं है, ये बात भी ठीक है। मतलब कि उसकी कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है। हाँ, जगह है, उसकी चर्चा समय आने से करेंगे। इसलिए पहले बड़ी पिक्चर सामने आ जाए, फिर धीरे उसके जो सारे पार्ट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। हाँ जी, आगे चलूँ जी। हाँ जी, मेरा नाम प्रिया है, मैं अहमदाबाद से हूँ। हमने बोला कि सबसे सूक्ष्मतम परमाणु है और उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है सेंटर में, और देन इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते हैं, और उसके अंदर भी वो मतलब वो खालिस्तान के आर पार है। बट जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उसमें तो कोई दल है ना? उसमें तो कोई, वो तो जड़ चीज़ है ना, मतलब उसमें तो दल और आकार, हाँ है ना, आकार भी उसमें तो है है ना? आयतन भी है, उससे भी खालिस्तान आर पार है। हाँ, यही कहने की उससे कोशिश। आसपास है, आर पार है। नहीं, आसपास नहीं, आर पार है। आर पार है। और मतलब बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो तो जड़ चीज़ है। हाँ, मतलब उसका दल और वेट और वो तो है। दल तो क्या होता है? वजन, मास और वेट। मास एंड वेट, हाँ। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली पार्टिकल्स में यदि एटम की बात हम करें तो उसमें मास एंड वेट है ही है। मास है, वेट है, वॉल्यूम है, तीनों चीज़ें तो हैं। फिर दो रियलिटीज हुई ना पूरे विश्व में। हाँ। एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और एक खालिस्तान, बस। हाँ, बस इतना ही है। ठीक है, ऐसे ही है बेटा। गुड। देखो, मूल पकड़ में आ जाता है ना तो अपनी ताकत बढ़ जाती है। तो ये विचारों के जंगल से मुक्ति मिल जाती है। विचारों के जंगल से मुक्ति मिले तो अनावश्यक जो सोच सोच के ब्रेन सेल थक गए हैं और फिर या तो नींद की गोली खाने की ज़रूरत पड़ती है या ये तमाम झंझट करने की ज़रूरत पड़ती है, इससे मुक्ति। देखिए, आप हॉल में बैठे हुए आपका मन कितना शांत रहता है, आपके विचारों की स्थिति कैसी रहती है हॉल में बैठे हुए?
जैसे मैं बोलना बंद करूँगा तुरंत आपको लगेगा कि शून्य सा है, मतलब बहुत सारी समय तो बिल्कुल कोई विचार नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैं वास्तविकता के पास आता हूँ विचार खत्म हो जाता है। वास्तविकता तक पहुँचने के लिए विचार है, वास्तविकता को छूने के बाद विचार नहीं है, फिर वास्तविकता ही है। तो ये बात ठीक है, धीरे से और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी ये क्लैरिटी बनी, डूबा भीगा घीरा को लेके हमारी ये क्लैरिटी बनी, है ना। इसमें और आगे चलते हैं। तो अब एक क्लैरिटी हो गई कि हम एक शब्द को और ले आए कि खाली स्थान सभी इकाइयों के आर पार है, पारगामी है। तो बेसिकली उसको मूल ऊर्जा के रूप में पहचाना और वो सभी इकाइयों के आर पार है। इससे सिद्ध होता है कि सभी इकाइयाँ क्रियाशील है। ये क्रियाशीलता को यहाँ ऐसे परिभाषित हुआ, ये खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है, और ये ऊर्जा इकाई के चारों तरफ ही नहीं है, ये ऊर्जा इकाई से आर पार है ना। इकाई का रोम रोम कण कण उसी ऊर्जा में भीगा हुआ है, उसी ऊर्जा में ऊर्जित है, इसलिए सभी इकाइयाँ क्रियाशील दिखाई देती हैं। हाँ जी, खालिस्तान में कोई ऐसी जगह है जहाँ मूल ऊर्जा नहीं है? आप ही बताओ। नहीं है, खालिस्तान ही मूल ऊर्जा है। मूल तो ऊर्जा खालिस्तान में मूल ऊर्जा नहीं है, तो फिर खालिस्तान में ऊर्जा नहीं है, खालिस्तान ऊर्जा स्वरूप है, ऊर्जा ही है, खाली ऊर्जा है ही नहीं। खाली है ही नहीं, ये ऊर्जा हम ही तो है। हमको इकाइयों का अभी तक दर्शन था, तो इकाई नहीं है, लेकिन वो खालिस्तान है ही। खालिस्तान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, इसलिए दो ही चीज़ें हैं, इकाई है और ऊर्जा है। इसलिए खालिस्तान की भाषा खत्म, इसलिए इकाइयाँ हैं और ऊर्जा है, और ऊर्जा इकाई से आर पार है। ऊर्जा अपने आप में क्रिया शून्य है, स्वयं क्रिया शून्य रहते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी ऊर्जा जो स्वयं में पूर्ण है, अप्रभावित है, एक ऐसी महिमा की बात कर। इसका मतलब जैसे उन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और खालिस्तान, तो उसको एक नाम दे लेते हैं, परमाणु अंश। परमाणु अंश। देखिए साइंस में और दर्शन में जो फ़र्क है बेसिकली इस बात को लेके, जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में पढ़ते हैं। दर्शन में ये कह रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, केवल पोजिशनल एक्सप्लेनेशन है। कैसे? जैसे मैं किसी समय, अभी मैं यदि आपके सामने बैठा हूँ तो मान लीजिए मैं एक शिक्षक के रूप में बैठा हूँ या एक मित्र के रूप में बैठा हूँ। मेरे बेटे के सामने बैठता हूँ तो मैं बाप होता हूँ, पत्नी के सामने बैठता हूँ तो मैं पति होता हूँ। मैं आदमी एक ही हूँ, लेकिन वो भूमिकाएं हैं। तो जो परिवेशीय गति है, जो ऑर्बिटल गति है, वो ऑर्बिटल गति में जब वो है तब हम उसको इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। जब वो मध्यांश में है तब हम उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोल के कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मूलतः वो अंश है, पर तो उसको एक नाम दे दिया, परमाणु अंश। अलग अलग जगह होने से उसका अलग अलग भूमिका हमको दिखाई देता है। और परमाणु अंश में भार होता है कि इलेक्ट्रॉन में भार होता है कि नहीं होता है? उसका भार गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं? अरे इलेक्ट्रॉन का भार कहाँ गिनते हैं? इलेक्ट्रॉन में भार नहीं होता है, प्रोटॉन में होता है। किसी परमाणु में जो भार गिनते हैं वो प्रोटॉन का भार गिनते हैं, इलेक्ट्रॉन का भार नहीं गिनते हैं। इसका मतलब अभी तक ये है कि अस्तित्व में सिर्फ परमाणु अंश, चैतन्य और मूल ऊर्जा ही है। परमाणु अंश और केवल मूल ऊर्जा, बस इतना ही है, बाकी सब उसी की कहानी है आगे। तो ज़्यादा है ही नहीं मामला। दो गैलेक्सीज के बीच में भी जो स्पेस है, जो जगह है, वो भी ऊर्जा है। लगता तो ऐसे ही। तो गैलेक्सी के बीच में भी है, और गैलेक्सी मूल ऊर्जा से आर पार है। गैलेक्सी कहाँ घूम रही? खाली स्थान में ही घूम रही है ना। आकाश गंगा से लेके जो कुछ भी हमने नाम दिए वो सब कहाँ? खाली स्थान में ही घूम रही है। तो खाली स्थान अपनी जगह है, क्रिया शून्य है, वो हिलता डुलता ही नहीं है।
इसलिए सारा गैलेक्सी उसी में आर पार है, सारा परमाणु अंश उसी में आर पार है, मैं भी उसी में आर पार हूँ। मेरे शरीर की हर कोशिका से मूल ऊर्जा आर पार है, मुझसे भी मूल ऊर्जा आर पार है। हाँ जी अजय भाई, आप कुछ कहना चाहते? एक माइक उधर। हाँ देखो, यदि हर जगह जो खाली स्थान है इसमें मूल ऊर्जा नहीं होगी तो वो गैलेक्सी इधर से जब इधर आएगी तो इधर तो उसके अंश काम करना बंद कर देंगे। हाँ, बीच में खड़े हो जाएंगे। चांद धरती के चारों तरफ घूम रहा है, बीच में खालिस्तान ऊर्जा बची नहीं, वो धरती पे टपक जाएगा। तो कहीं भी रहता है, क्रियाशील रहता है, इससे पता लगता है हर जगह ऊर्जा उपलब्ध ही रहती है उसको। हर इकाई अपने उसके हिसाब से पात्रता के अनुसार ऊर्जित है। हाँ, तो ऊर्जित तब है जब वहाँ ऊर्जा है। यदि ऊर्जा ही नहीं है तो ऊर्जित कहाँ से होगा? तो ये तो फॉर एग्जाम्पल अर्थ के आसपास मून घूम रहा है, तो वो तो अर्थ की और मून की पात्रता के अनुसार उन्होंने, अर्थ ने और मून ने ऊर्जा ग्रहण कर रखी है, उसके हिसाब से वो घूम रहा है। ठीक है, लेकिन मूल बात यह है कि ऊर्जा उपलब्ध है। ऊर्जा उपलब्ध है, वही तो बिल्कुल। तो वो हर इकाई अपनी ऊर्जा पात्रता के हिसाब से ऊर्जित तो है, और वो हर एक चीज को व्यवस्था में बना के पड़ी हुई है। बस वहाँ पे बढ़िया। ठीक बात है। तो सूत्र क्या है? अस्तित्व में हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। परिचय शिविर में जब हम बात करते हैं तो इस सूत्र को लिखते ही हैं। तो अस्तित्व में हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। जड़ उसको पाकर क्रियाशील है, प्राण संसार उसको पाकर स्पंदनशील है, पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन उसको पाकर आशा के रूप में व्यक्त होता है, मानव जीवन उसको पाकर कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है, और जागृत मानव उसी को पाकर ज्ञान स्वरूप में व्यक्त होता है। तो सृष्टि में हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। मानव के अलावा सभी इकाइयों की पात्रता निश्चित है। अकेला मानव वो एंटिटी है जिसमें पात्रता को बढ़ाया जा सकता है और पूर्ण अनुभूति तक व्यापक वस्तु, सूक्ष्मतम वस्तु को भी मैं अनुभव कर सकूं, इतनी अपनी पात्रता को बढ़ाया जा सकता है। तो ईश्वर को प्राप्त करना है कि ईश्वर प्राप्त है ही? ईश्वर प्राप्त है ही, केवल अपनी पात्रता को विकसित करना है ना, कि मैं उस सूक्ष्मतम रियलिटी को अनुभूत कर सकूं। बढ़िया। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन है सर, जो हम सीखते थे, मतलब जो परमाणु है उसके आसपास जो पार्टिकल है ये घूमते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो अभी सीखा कि खालिस्तान इसके आर पार है, तो ये तीनों घूमते हैं, तो मतलब ये ऊर्जा से इनको मतलब उनको ऊर्जा ये मूल ऊर्जा से मिलती है, इसलिए ये घूमते हैं। ओके, ऐसे इसके अलावा और कोई, इसमें कितना भी और चीज़ लगाएं भाई, एक तो खाली स्थान और इकाई के अलावा तीसरी कोई चीज़ है नहीं। बार बार अपने को लाके अपना कम से कम विचार को सेट करना होगा कि इकाई और खाली स्थान के अलावा, इकाई और ऊर्जा के अलावा तीसरी कोई चीज़ है नहीं, और सभी इकाइयाँ आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित हैं और हार्मनी में है। इसका मतलब उनके ऊर्जित होने का स्रोत, उनके ऊर्जित होने का आधार कोई एक वास्तविकता होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग होगी तो उनकी ऊर्जा का स्तर अलग अलग होगा, आपस में हार्मनी डिफाइन नहीं होगी। क्या चीज़ है जो सभी इकाइयों को समान रूप से प्राप्त है? तो केवल और केवल खाली स्थान ही सभी इकाइयों को समान रूप से प्राप्त है। तो ये समझ में आता है कि खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, इसलिए सभी इकाइयाँ मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, गर्भित हैं। मूल ऊर्जा स्वयं में पूर्ण है, इसलिए सभी इकाइयाँ पूर्णता के अर्थ में गतित है। इसको आगे चर्चा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पीछे एक माइक। हाँ, आप बोलना चाह रहे हो? उसके रिलेटेड ये। हाँ, तो फिर ये जो हाँ जी, हम साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं? पीछे वालों। हाँ, तो सर ये फूड में से जो ऊर्जा मिलती है तो वो कंज्यूम होके वो चली जाती है, मतलब तो वो चली क्यों जाती है, मतलब यूज़ कैसे हो जाती, मतलब वो पता नहीं चलता। मतलब जो फूड में से हमें मिलती है ऊर्जा, मतलब खाते हैं तो शरीर चलता है। अब ये नया आ गया। तो ये ऊर्जा थोड़ा देखिए, हाँ, ये ऊर्जा तो हमको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली ये कह रहे हैं
बेसिकली ये कह रहे हैं कि 3 ऊर्जा है। एक है जिसको हम कह रहे हैं कि मूल ऊर्जा। मूल ऊर्जा एक चीज है, फिर सापेक्ष ऊर्जा दूसरी चीज है, फिर कार्य ऊर्जा तीसरी है। अस्तित्व में केवल 3 ऊर्जाएं हैं, मूल ऊर्जा, सापेक्ष ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, है ना। तो मूल ऊर्जा में कोई दिक्कत नहीं है, क्लैरिटी हो गई। 2 परमाणु एक दूसरे को पहचानते हैं, 2 परमाणु एक दूसरे को पहचानते हैं, जो कोशिकाएं एक दूसरे को पहचानती हैं। तो हमारे शरीर में दिल अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना, किडनी अपना काम कर रहा है, सारा तंत्रिका तंत्र अपना काम कर रहा है। उसके लिए हम कोई प्रयास करते हैं? वो मैकेनिज्म पूरा बना हुआ है। तो इकाई का जो होने का स्वरूप है, ये मूल ऊर्जा और इकाई के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव है। इसको सापेक्ष ऊर्जा बोल रहे हैं, है ना। ये मकान बना हुआ है ना। ये मकान में जितने भी लोहे, जो भी इसके मॉलिक्यूल हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? मॉलिक्यूल एक दूसरे को पहचानते हैं। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को पहचानते हैं और लगातार अपने स्वरूप में बने हुए हैं। इसके लिए हमको कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगातार एक दूसरे को पहचानते तो हैं। इसको सापेक्ष ऊर्जा कहा। तो किसी भी इकाई का जो होने का स्वरूप है वो सापेक्ष ऊर्जा वश है। तो हमारा शरीर है, तो शरीर तो बेसिकली जड़ संसार और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में जितने भी जड़ शरीर हैं ये सब बने हुए हैं। लेकिन अब मैं काम भी करता हूँ। अब घोड़ा है तो घोड़े से हम कुछ काम ले रहे, तो वो जो भी शरीर में टूट फूट हो रहा है, तो हम खाना खाते हैं, उससे क्या बनता है? खाना खाते हैं तो उससे कोशिकाएं ही बन रही, और जो कोशिका मरती हैं वो कोशिका रिप्लेस होती रहती है। जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना खाना ज़्यादा, जितना कम काम करेंगे उतना खाना कम, अपने आप हो जाता है। तो इसका मतलब है कि कार्य करने के अर्थ में जो ऊर्जा है वो कार्य ऊर्जा है। तो 3 ऊर्जा हो गई। एक मूल ऊर्जा, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, इसको मूल ऊर्जा कहा, साम्य ऊर्जा कहा, निरपेक्ष ऊर्जा कहा। मूल ऊर्जा इकाई अपनी पात्रता के अनुसार ऊर्जित है। जड़ संसार उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है। तो एक सारे एटम मॉलिक्यूल अपने आप में बने हुए हैं और अपनी गुणधर्म के साथ बने हुए हैं। तो सारी इकाइयों का जो होने का स्वरूप है वो मूल ऊर्जा और इकाई के सहअस्तित्व में है। इसको कार्य ऊर्जा कहा। इसको और विस्तार से समझेंगे। अब इकाई है, मानव के रूप में मैं हूँ, मेरी मोटरसाइकिल है, मेरी गाय है, ठीक। तो मेरी मोटरसाइकिल को जितना यूज़ करूँगा उतना पेट्रोल डालना पड़ेगा। पशु को जितना यूज़ करूँगा उतना ज़्यादा डालना पड़ेगा, मिनिमम बॉडी मेंटेनेंस के लिए देना पड़ेगा। जैसे गाय पालते हैं तो ये बोलते हैं कि 2 किलो पर डे बॉडी मेंटेनेंस के लिए दाना देते हैं, और फिर जितना दूध देती है उसका 50% दाना देते हैं। तो दाने की क्वांटिटी ऐसे निश्चित करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो लोग बहुत श्रम का काम करते हैं वो लोग 10 रोटी भी खा सकते हैं। जो लोग बहुत मानसिक काम ही करते हैं उन लोग की खुराक, रोटी की खुराक अपने आप कम हो जाती है। तो कार्य करने के अर्थ में कार्य ऊर्जा, इकाई के बने रहने के स्वरूप में सापेक्ष ऊर्जा, और मूल ऊर्जा उपलब्ध है ही। तो इस रूप में हम 3 ऊर्जा को बात कर सकते हैं। इसकी बहुत विस्तार से चर्चा होने की आवश्यकता है। तो अभी जब हम अध्ययन बिंदु शिविर में हैं तो कम से कम हम चीज़ों को छू के एक बार छोड़ दे रहे हैं कि हाँ अच्छा देखो ये ऐसा होता है, देखो ये ऐसा होता है। तो धीरे धीरे फिर उसकी गहराई में जाएंगे। हाँ जी। अभी हमने जो ये खालिस्तान को हम बोल रहे हैं कि वो मूल ऊर्जा स्वरूप है, तो उसमें एक्चुअल में ऊर्जा है कि वो ऊर्जा स्वरूप है, मतलब कैसे है? क्योंकि इकाइयों में तो ऊर्जा है, वो स्पिन होता है, जो भी होता है, तो वो इकाइयों से ऊर्जा प्रकट है। इसलिए भाषा को ध्यान दीजिए। इसलिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। भाषा को ध्यान दीजिए। क्या बोला? एक ऐसी महिमा, महिमा शब्द ही बोलना पड़ता है। एक ऐसी महिमा जो स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए, ये अद्भुत बात है। क्योंकि ये क्रिया शून्यता अपने आप में अद्भुत बात है। एनर्जी ट्रांसफर होगी तो क्रिया होगी। हाँ, यही सारी बात है ना। मेरे को लगता है कि आप इसको और विस्तार से रखना चाहेंगे। समय आएगा तो अजय भाई इसको और विस्तार से रखेंगे,
है ना। लेकिन ये अद्भुत बात है अपने आप में, कम से कम अभी के लिए हम इतनी बात कर सकते हैं कि इकाइयों के संसार में क्रिया शून्यता का कल्पना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम एक ऐसी जगह पहुंच गए, एक ऐसी वास्तविकता को हमने पहचाना जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है ना। इसलिए पूरी लाइन एक साथ बोल रहे हैं, स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। तो मूल ऊर्जा सबको ऊर्जा देता है कि नहीं देता है? मूल ऊर्जा सबको ऊर्जा देता है कि नहीं देता है? हाथ उठाओ। मूल ऊर्जा सभी इकाइयों को ऊर्जा देता है। कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे ही हाथ खड़े करते रहो। आओ, देता है? क्यों नहीं देता है? क्रिया शून्य है तो देना मतलब क्रिया हो गया, तो हाथ क्यों उठाया था? वाह, कथा थोड़ी चल रही है। कथा में ऐसे ही होता है, बोलने वाला कोई भी बात पे नारे लगवाता रहता है। भैया इधर, यहाँ पे पीछे हाँ, सामने इधर। हाँ, हाँ, एक छोटा सा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, जो हम सूक्ष्मतम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं, तो अगर हम उसको और तोड़ते जाते हैं, हाँ, है ना, तोड़ते जाते हैं, तो क्या एक ऐसी अवस्था आती होगी कि जब जो खाली स्थान है, स्पेस की हम बात कर रहे हैं, मूल ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो उसमें और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तोड़ते जाते हैं, तो उन दोनों में से भेद खत्म हो जाता होगा। ऐसा कुछ होता होगा कि नहीं? मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए, समझने लायक बात यह है, इकाई क्रिया शून्य नहीं हो सकता, क्रिया शून्य क्रिया नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में आ गई? कैसे नहीं हो सकता, ये समझने लायक बात है। यदि क्रिया शून्य क्रिया होता है तो क्रिया शून्यता खत्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ, देखो इस बात को मैं उधर ले जा सकता हूँ। अब तो हम सब शिविर किए हुए हैं तो मैं ज़्यादा आगे की बात कर सकता हूँ। खाली स्थान को हमने ईश्वर के रूप में पहचाना, खाली स्थान को, मूल ऊर्जा को हमने ईश्वर के रूप में पहचाना। इसमें कोई गैप नहीं है, सभी साथ साथ हैं। एक बार हाथ खड़ा कर दो, है ना। इसको हमने पहचाना है। तो खाली स्थान को हमने ईश्वर के रूप में पहचाना और हमने ये कहा कि ईश्वर से सब कुछ पैदा हुआ। भारतीय दर्शनों में से मुख्य जो प्रतिपादन है वो ब्रह्म से सब कुछ पैदा हुआ, ऐसा प्रतिपादन है। यदि ब्रह्म से कुछ पैदा हुआ तो खालिस्तान अपने आप में क्रिया हो गया कि नहीं हो गया? खालिस्तान इसका मतलब क्रिया, खालिस्तान में क्रिया है। खालिस्तान क्रिया है, इसका मतलब उससे कुछ ना पैदा हो सकता है ना वो किसी से पैदा हुआ है। इसलिए ये क्वेश्चन भी मर गया कि खालिस्तान आया कहाँ से। ये ध्यान में आ गया? खालिस्तान कहाँ से आया? जब क्रिया शून्य है तो ना आया ना गया। ये अद्भुत अद्भुत क्वालिटी है। ये क्रिया शून्यता को जितना समझते हैं तो बढ़िया सूत्र है, क्रिया की क्रिया से तृप्ति नहीं है। क्या तृप्ति नहीं है? जीवन क्रिया की जीवन क्रिया से भी तृप्ति नहीं है और जड़ क्रिया से भी तृप्ति नहीं है ना। जिसको आप बहुत चाहते हो उसको कितना भी प्यार करो, दूसरा आपको कितना भी प्यार करे, सम्मान दे, क्या उससे मिलने वाले सुख में निरंतरता हो सकती है? और निरंतरता से कम में हमारी तृप्ति नहीं है। तो क्रिया से क्रिया की तृप्ति नहीं है का मतलब है जड़ क्रिया से भी जीवन क्रिया का तृप्ति नहीं है, और जीवन क्रिया से भी, जीवन क्रिया मतलब दूसरे मानव के साथ जीवन का जीवन के साथ जो परस्परता है, इससे भी तृप्ति नहीं है, है ना। क्रिया से क्रिया का तृप्ति नहीं है, क्रिया का क्रिया शून्यता में तृप्ति है। एक मिनट, क्रिया शून्यता का मतलब सहस्तित्वानुभूति। तो सहस्तित्वानुभूति ही वो स्थिति है जब ये कह रहे हैं कि मैं नित्य शांत हूं, है ना। तो संदर्भ कहाँ चल रहा था? इसके जस्ट पहले संदर्भ कहाँ था? ये बीच में कुछ आ जाने से मेरा खुशी बढ़ जाता है ना, वो फिर लहर मार देता है। हाँ, खत्म नहीं होता है ना, खत्म नहीं होता। भैया एक मिनट। तो हम जहाँ कह रहे थे कि क्या बोला? हाँ, क्रिया शून्यता।
तो क्रिया शून्यता का महिमा है, ये एक बहुत फंडामेंटल सा क्वेश्चन है कि ये ईश्वर कहाँ से आया, अभी इसको किसने बनाया, है ना। एक माँ मेरे को कभी कभी शिविर में मिली थी, उसने अपने बच्चे को ज्ञान देना शुरू किया, उसको लगता था कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, तो बच्चा कुछ भी पूछता था, बेटा सब भगवान ने बनाया है। मम्मी ये टेबल किसने बनाई, भगवान ने बनाई। ये घर किसने बनाया, मुझको किसने बनाया, पूरी सृष्टि को किसने बनाया, बोले भगवान को किसने बनाया। बच्चे ने लौट के पूछ दिया, मम्मा भगवान को किसने बनाया। अब माँ चुप। अब बच्चे को समझ में आ गया कि इसका आंसर इसके पास नहीं है। तो दूसरे को निरुत्तर करने का भी एक मजा है ना। अपने को उत्तर मत मिले पर दूसरे को निरुत्तर करने में समझ में आता है, अच्छा मुझसे तो कमी है, मैं बड़ा हूं भाई, मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपके पास नहीं है, तो मेरे पास क्वेश्चन तो है, आपके पास तो क्वेश्चन भी नहीं है। अब बच्चा बात बात में पूछता है, मम्मी बताओ इसको किसने बनाया। अब मम्मी चुप है, क्योंकि वो जैसी बोलेगी भगवान ने बनाया, वो पूछने वाला कि अच्छा बताओ भगवान को किसने बनाया। तो ये अभी भगवान और ईश्वर हमारा मिक्स होता है, तो अभी मैं उस मिक्स को ना ले जाएं। यदि ईश्वर को किसने बनाया तो एक क्वेश्चन ही गिर गया, क्योंकि ये ईश्वर को हमने मूल ऊर्जा के रूप में पहचाना, इसको हमने क्रिया शून्यता के रूप में पहचाना। क्रिया शून्यता का मतलब है ना आया ना गया, ना वो किसी को कुछ। तो ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है, ये धन्यवाद भी नहीं लेता है, क्रिया शून्य है, तो आपका धन्यवाद भी गया, धन्यवाद भी गया। इसको गाली देना है, ये गाली भी नहीं लेता है, ये ना गाली लेता है, ना धन्यवाद लेता है, ना कुछ देता है, बस इसमें होता है। क्या होता है? तो ईश्वर ने सब कुछ बनाया या ईश्वर में सब कुछ बना है? ईश्वर ने सब कुछ बनाया या ईश्वर में सब कुछ बना है? ईश्वर सब कुछ सबको चलाता है या ईश्वर में सब कुछ चलता है? ईश्वर सबको बनाता है या ईश्वर में सब कुछ बनता है? ईश्वर से सब कुछ है या ईश्वर में सब कुछ है? बस इतना ही फर्क है। हाँ भैया, अभी जो भैया ने छोटे पार्टिकल वाली जो बात की वो अभी आपने आंसर दे ही दिया, इसलिए मैं हाथ उठा रहा था कि पार्टिकल छोटा 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 करके कितना भी चले जाए तो अल्टीमेटली तो खालिस्तान ही रहता है। नहीं, अल्टीमेटली वो पार्टिकल क्रियाशील ही बचेगा, उसका क्रियाशीलता की एक सीमा के बाद हमारी हैसियत नहीं है जाने की। कल्पना में जा रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं जा सकते। प्रैक्टिकली नहीं है, कल्पना की बात है तो कि कल्पना में जा रहे हैं, लेकिन कल्पना में इकाई का इकाईत्व खत्म नहीं हो, इकाई खत्म होके व्यापक नहीं हो सकता, बस यही समझना है। एक कह रहे हैं कि ज्ञान पूर्वक जो है आत्मा परमात्मा में विलय हो जाता है, ये भी ध्यान में है। आत्मा परमात्मा में, आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो परमात्मा में विलय हो जाता है, ये अस्तित्व विहीन मोक्ष की बात भी आई है। फिर हम कह रहे हैं कि इकाई का नाश नहीं होता है, इकाई है तो उसका नाश नहीं होता है। तो इकाई का नाश नहीं होता है, इसका मतलब इकाई है ही, उसका विलय नहीं हो सकता है। इतना ही है कि उसकी पात्रता इतना विकसित हुई कि वो उसमें अनुभूत हो सकता है। अनुभव होने का आशय को विलय होने से जोड़ सकते हैं। जैसे दो आदमी के बीच में बनती नहीं है तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बीच में परम आत्मीयता हो गई तो दोनों एक दूसरे में विलय हो गए। का मतलब है भाव विलय हो गया, दोनों का भाव एक दूसरे को स्वीकार हो गया, पर दोनों की आइडेंटिटी खत्म नहीं हो गई। तो इसका मतलब है, ये अपने आप में एक समझने लायक बात है, इकाई व्यापक नहीं हो सकता, व्यापक से इकाई पैदा नहीं होता, इसलिए सहअस्तित्व ही वर्तमान है। इकाई व्यापक में इकाइयां हैं, ये समझ में आता है। इकाइयों में रूप परिवर्तन है, जड़ संसार परिवर्तनशील है, ये समझ में आता है। चैतन्य संसार अमर है, ये समझ में आता है। तो सहअस्तित्व है, ये समझ में आता है। ना इकाई व्यापक में विलय होता है, ना व्यापक से इकाई बनता है, क्योंकि वो क्रिया शून्य है। किसी को विलय करना भी क्रिया है और कुछ पैदा करना भी क्रिया है। तो भैया ये जो एक स्टेटमेंट है कि जो हम ईश्वर के रूप में सुनते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, सृष्टि है, ये ईश्वर का एक्सप्रेशन है, तो ये कुछ गलत होगा क्या? इसको ठीक से कह सकते हैं, ईश्वर का एक्सप्रेशन का मतलब है कण कण से ईश्वर व्यक्त है, कण कण से ईश्वर व्यक्त है, जड़ संसार से क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है, प्राण संसार से
स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त है, पशु शरीर को चलाते हुए जीवन से आशा के रूप में व्यक्त है, मानव से कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है, जागृत मानव से ज्ञान के रूप में व्यक्त है, ईश्वर अनुभव काल में आनंद के रूप में व्यक्त है, विचार काल में समाधान के रूप में व्यक्त है, व्यवसाय काल में नियम के रूप में व्यक्त है, आचरण काल में न्याय के रूप में व्यक्त है, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, ईश्वर फिजिकली भी ईश्वर से भागने की कोई व्यवस्था नहीं है और अनुभव के रूप में भी उससे अधिक कोई एक्सप्रेशन नहीं है ना। ईश्वर को ही हमने कहा कि अव्यक्त है और निर्वचनीय है। अव्यक्त है, निर्वचनीय है, इसलिए गूंगे का गुड़ है। अब कहा कि वो व्यक्त है और वचनीय है, इसलिए एजुकेशन की वस्तु है। व्यक्त है और वचनीय है, इसलिए एजुकेशन की वस्तु है। यदि अव्यक्त है और निर्वचनीय है तो ये गूंगे का गुड़ है, फिर वो किसी अनुभूति की बात है। इसलिए अभी तक अनुभूति के बात के बारे में जो भी स्थितियां बनी हैं वो अपने आप में कोई उपलब्धि की बात हो सकती है, लेकिन यदि जीने की बात करेंगे तो उसके आधार पे विचार शैली यदि नहीं बनती है तो विचार पूर्वक ही जीना होता है, बिना विचार के जीना हो नहीं सकता। विचार नहीं बनता है तो जीना नहीं बनता। बढ़िया, ये क्रिया शून्यता गजब की महिमा है, इस पे टिके रहो। क्रिया शून्यता ही वो महिमा है जो हमको टच करती है। क्रिया शून्यता ही वो महिमा है जो उसके होने का एहसास दिलाती है। जी, अब तक जो हमने दर्शन से पढ़ा उसमें त्रैतवाद का सिद्धांत है, ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन अनादि सत्ताएं हैं जो नित्य हैं। आगे चल कर के ईश्वर के बारे में ये आया कि ईश्वर तीन कार्य करता है। पहला कार्य वो सृष्टि का रचना करता है, पालन करता है, संहार करता है। दूसरा कार्य ईश्वर ज्ञान देता है और तीसरा कार्य वो कर्मों का फल देता है। और गुणों के आधार पर आया कि ईश्वर सत चित आनंद है, सच्चिदानंद है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टिकर्ता है। ऐसे व्याख्या आती है। तो यहाँ पर आया क्रियाशीलता के सिद्धांत से कि वो क्रिया शून्य है। तो ईश्वर, तो ये सिद्धांत तो कट गया कि सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, संहार करता है। इसको आप एक एक करके बोलते जाइए, मैं इसका लेटेस्ट वर्जन आपके सामने रखता जाता हूँ। जी जी, आप एक एक करके बोलिए। पहला आया ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, पालन ईश्वर करता है, एक एक करके अच्छा, रचना करता है। रचना करता है। ईश्वर सृष्टि की रचना करता है या ईश्वर में सृष्टि की रचना होती है? बस इतना ही फर्क है। आगे आगे चलते हैं, एक एक बोलते जाओ। जी, पालन करता है, ईश्वर में पालन होता है। संहार करता है, ईश्वर में संहार होता है। ज्ञान देता है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। कर्मों का फल देता है, फल उपलब्ध है। बहुत बढ़िया। तो ईश्वर न्यायकारी नहीं है। ईश्वर में न्याय उपलब्ध है। ईश्वर किसी को नियंत्रित नहीं करता है, नियंत्रण उपलब्ध है। वो महिमा ऐसी है कि उसमें नियंत्रण उपलब्ध है। तो जब यहाँ हम इस तरह से चीज़ों को देखते हैं तो सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लेन होती हैं। फिर आप जीव को बोल रहे थे, जीव चीज़ क्या है जरा बताओ तो, जीव वस्तु क्या है? जी, यहाँ पर जीव जो है वो जो आया है वो
इसमें मैं थोड़ा सा स्लिप कर रहा हूँ। वो कहने वाले नहीं बता पाए तो आप क्या बताओगे? नहीं, वो तो बताया है उन्होंने। नहीं बताया, वो सब कन्फ्यूज़न में जाता है। तो जीव को वस्तु के रूप में बता पाना, व्याख्या देना एक बात है, व्याख्या तो सभी की दी ही जा सकती है, लेकिन वस्तु के रूप में आत्मा को बताओ, आत्मा वस्तु रूप में क्या है? हाँ, आत्मा भी हमने सुना है। मतलब मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं कोई शास्त्रार्थ कर रहा हूँ, जी जी जी, है ना, इसलिए कि हम मिलके चर्चा कर सकें। जी जी, क्योंकि उस शास्त्र को आपने ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ पढ़ा है, उसको मैंने नहीं पढ़ा है ना, लेकिन अब हम मिलके उसकी चर्चा कर सकते हैं वैसे कि हाँ कैसे उसका कैसे होता है। तो आत्मा के बारे में क्या पढ़ा है कि आत्मा क्या है? गुणों से गुणी का ज्ञान होता है, तो आत्मा के गुणों का वर्णन किया है। आत्मा वस्तु के रूप में क्या है, आया कहाँ से? हाँ, उसमें यही आ रहा है कि गुणों से गुणी का ज्ञान होता है, तो गुण गिनाए जा रहे हैं। आत्मा आया कहाँ से, चीज क्या है? जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, तीन यहाँ पर अनादि सत्ताएं कहा कि ये सदा से हैं, नित्य हैं, ये सदा से हैं, यहाँ गोचा है। बिल्कुल वो साइंस के जैसा हाइपोथेसिस हैं। जो गलती साइंस में हुई है वही गलती अध्यात्म में हुई है। साइंस में भी कोशिका को जीवन माना, इसलिए 84,000 योनियों की बात कर दी। जब 84,000 योनियों की बात करते हैं तो वो क्लियरली, आप किसी भी गूगल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा वो 12 लाख कीट पतंगे और ये सब, ऐसा सब मिलता है ना, वनस्पति 20 लाख, इस टाइप का मिलता है। अभी ये समझ में आ गया है, जीवन पहचान में आने से सारी क्लैरिटी हो गई। इधर जीवन पहचान में आने से क्लैरिटी हो गई, उधर व्यापक वस्तु क्रिया शून्य है, ये पहचान में आने से क्लैरिटी बन गई, है ना। तो जीवन अपने आप में एक वास्तविकता है। जीवन कैसे आया उसकी चर्चा करेंगे, आत्मा क्या चीज़ है उसकी चर्चा करेंगे। अब ये सब चर्चा होने से ये पता चला कि जीवन, आदरणीय नागराज जी इसको जैसा सुनाते थे, क्योंकि वो उस परंपरा से आते थे तो उनका वो सब भी पढ़ा हुआ था, तो ये बोला गया है कि वो ईश्वर का अंश है, आत्मा ईश्वर का अंश है ना। करुणा वो वेदांत में ऐसा आता होगा, वेदांत में ऐसा होता होगा। आप किस परंपरा से आते हो? वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन, अच्छा। लेकिन वैदिक दर्शन ये तो फिर वेद की शाखाएं हुई। उसमें जैसे वेद में जीव को ईश्वर का अंश नहीं माना जाता। मैं जीव को थोड़ी बोल रहा हूँ, आत्मा को बोल रहा हूँ। आत्मा को भी नहीं माना जाता वेदांत में, लेकिन ऐसा मानते, वेदांत में माना। ठीक है। तो ऐसा जब बहुत सारा आता है तो उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं बनती है भी इसका मतलब ईश्वर का अंश है, इसका मतलब ईश्वर के टुकड़े होते हैं, ऐसा तर्क आ गया। ईश्वर अखंड है ये भी माना गया, तो बोले अच्छा इसका मतलब, जब तर्क लगाया गया बोले इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे चांदनी रात में जितने घड़े रहते हैं सब में चांद दिखाई देता है, ऐसा है। बोले इसका मतलब एक्चुअली है नहीं भाई, वो तो भ्रम है, वो तो चांद तो छाया है, वस्तु तो कुछ नहीं है उसमें। तो ऐसा करके वो गोल गोल हो गया। तो ऐसी तमाम उपमाएं, तो इसका मतलब है कि जब तक वस्तु को, जब तक उस रियलिटी को ठीक ठीक पूरा पूरा नहीं पहचानेंगे तब तक कहीं ना कहीं गाड़ी फंसती है। तो कारणात्मक रूप से यदि हमारी पूरी भाषा पूरा धीरे धीरे शोध करते करते यहाँ तक पहुँचे, यदि कारण रूप में यदि होने का स्वरूप को पकड़ लिया जाए, उसी तरह से जब हम शिविर में चर्चा करते हैं कि अभी तक धर्म को लक्षण से पहचाना, है ना, 10 लक्षण बताए, है ना, आप पिछले शिविर में थे, आप उस पर काफ़ी खुश हुए। तो अभी तक धर्म को हमने लक्षणों से पहचाना और 10 लक्षण बताए, जरा बोल दो, हमको तो याद नहीं रहता। धृति समा दमोस्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम मनुस्मृति, ऐसा 10 लक्षण बताए, ठीक है। यदि एक धर्म में 10 लक्षण बताए हैं, दूसरे वाला 11 बता ही सकता है, तीसरा वाला 5 बता ही सकता है, और उसके बाद कोई 25 बता ही सकता है, और सभी अच्छाइयों की बात ही हम कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस तरह से धर्म को लक्षणों के आधार पर पहचाना तो धर्म में इतनी विविधताएं आ गई। धर्म को होने के स्वरूप में पहचाना, है ना, धर्म को होने के स्वरूप में पहचाना कि जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वह उसका धर्म है। तो पदार्थ अवस्था का धर्म बोलो होना है, पदार्थ अवस्था का धर्म होना है, प्राण अवस्था का धर्म पुष्टि है, जीव अवस्था का धर्म जीने की आशा है, मानव का धर्म सुखपूर्वक जीने की आशा है।
अब इसको इससे अलग नहीं, क्योंकि होने के स्वरूप को पहचान लिया इसलिए कन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। तो जैसे जैसे हम होने के स्वरूप को पहचान लेंगे तो होने का स्वरूप और उसका विश्लेषण विचार के रूप में और उसकी अभिव्यक्ति आचरण के रूप में, तो कारण, तर्क और व्यवहार तीनों एक लाइन में आ जाए तो जीना हो जाए, तीनों एक लाइन में आ जाए तो जीना हो जाए, कोर भी पहचान में आ जाए, उसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन भी कर पाएँ, उसको हम अपनी ज़िंदगी में जी भी पाएँ, तो तीनों का संगीत बन गया। अब उसमें ये भी है कि कोई भी बनेगा तो उसमें 3 कारण रहेंगे। अच्छा, एक साधारण कारण, एक साधारण कारण, साधारण कारण जी, अच्छा, एक निमित्त कारण और तीसरा उपादान कारण। अच्छा, तो इसमें जो उपादान कारण है वो रॉ मटेरियल, साधारण कारण है वो बनाने के साधन और निमित्त कारण है बनाने वाला। जैसे रोटी बनाने में ये 3 ही उपलब्ध होने चाहिए। रॉ मटेरियल है, बनाने वाला है और बनाने वाला है और साधन, चमटा, तवा, अच्छा, अग्नि, रोटी, चकला बेलन, गेहूं है और चकला बेलन और चिमटा है और बनाने वाला है जी। तो 3 चीज, किसी भी घटना में 3 चीजें होने की जरूरत है जी। कुम्हार, मिट्टी और बनाने के लिए चाक, हाँ, 3 बनाने के लिए चाहिए बस। ये कोई भी चीज़ बनेगी तो इनसे बनेगी, कारण के बिना कार्य नहीं होता। हाँ, ये तर्क जैसे, या हम यहाँ हाँ, पे तो ये तर्क, तो इसमें भैया मेरे को जैसे हम ज्ञान पिपासु रहे और इन्हीं प्रश्नों पर द्वंद्व रहता था जी, तो उन्हीं की तलाश में हैं और कुछ कुछ दिशा ठीक चल रही, ऐसा अनुभूति हो रही है अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपके बारे में आप और बताएंगे ही, 8 दिन साथ साथ चर्चा होती रहेगी। कम से कम मैं अपने बारे में ये अक्सर शेयर करता ही हूँ कि मेरा कुछ भी ईस्टर्न वेस्टर्न, कुछ भी फिलॉसफी, कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है ना। तो शास्त्रों का मेरा कोई अपना ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे बीच में ऐसे लोग अक्सर शिविरों में उपलब्ध हो जाते हैं जिन्होंने शास्त्रों को विधिवत अध्ययन किया है और सालों साल अध्ययन किया है, और बहुत उसकी जो भी एक विधिवत अध्ययन, मतलब किताब पढ़ना ही अध्ययन नहीं होता है, उसके अनुसार एक जीवन शैली भी जीना होता है। वैसे मैं जानकारी के लिए बताऊं भैया, मेरी संस्कृत की पढ़ाई नहीं है और विधिवत रूप से वेद और ये नहीं पढ़े हैं। मेरी सारी पढ़ाई कॉलेज से है। मैंने इनका स्वाध्याय किया है और सीखने के लिए जो विद्वान रहे उनसे सीखा है, सुना है। विधिवत रूप से व्याकरण पढ़ करके और अच्छा, वैसे नहीं पढ़ा है जी। बढ़िया बढ़िया। तो हाँ, खैर मैं एक लाइन क्या क्या की बात पूरी करता हूँ कि जितना सरल तरीके से अभी चीज़ हम तक पहुँच जाती है, कम से कम शब्द से अर्थ जितना क्लियरली पहुँच जाता है और जितने कम श्रम में पहुँच जाता है, ये अपने आप में एक अद्भुत बात है जी। मध्यस्थ दर्शन, हाँ, उसके बीच का ये अप्लाई करता है। हाँ हाँ जी, माइक। अच्छा, माइक दीजिए, पहले इनका ले लूँ, कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपसे लेता हूँ। भैया अभी आपने जो एक लाइन बताई, कारण, तर्क और व्यवहार तीनों एक लाइन में आ जाए तो जीना आ जाए, वो थोड़ा एक बार डिटेल थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको मैं दूसरी भाषा में बोलता हूँ। आदरणीय नागराज जी इस बात को बोलते थे कि देखो, अभी मानव के पास में वस्तु भाषा है, मानव भाषा नहीं है। हम फ्रेंच बोलें, इंग्लिश बोलें, जर्मन बोलें और गुजराती बोलें और मराठी बोलें और हिंदी बोलें, ये सब वस्तु भाषा है, मानव भाषा हमारे पास नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? हम वस्तुओं के साथ तो जी पा रहे हैं, मानव के साथ नहीं जी पा रहे हैं। भाई हम अच्छा मकान बना पाते हैं, हम अच्छा कंप्यूटर बना पाते हैं,
तो वस्तुओं के साथ हम जी पा रहे हैं, तो वस्तुओं के साथ बात करने की योग्यता आ गई। जैसे एक आदमी मेडिकल कॉलेज पढ़ा हुआ होगा तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में शरीर के बारे में सारी बात करेगा, और दूसरा भी उसको पढ़ा हुआ होगा तो उसकी बात को समझेगा। कोई इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ व्यक्ति है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिकल की टर्मिनोलॉजी में बात करेगा और वो दूसरा आदमी समझेगा। तो हमारे पास वस्तु भाषा है, लेकिन हम मानव के बारे कुछ भी करें और मानव से बात करें, मानव से ही बात नहीं होती है। इतना सस्ते में चांद तक पहुंच गए, अपनों के दिलों तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपने दिल तक नहीं पहुंच पाते। तो इसका मतलब है कि हमारे पास मानव भाषा नहीं है। मानव भाषा होने का क्या मतलब है? मानव भाषा होने का ये मतलब है, मतलब एक एग्जाम्पल के साथ कह रहा हूँ कि मैं महाराष्ट्र में एक शिविर किया, उसमें एक आदमी शुरू के 2 दिन काफ़ी तीखे क्वेश्चन किया और फिर उसके बाद चुप हो गया। फिर लास्ट तक कुछ नहीं बोला और केवल अपने फीडबैक सेशन में जो बोला वो बढ़िया सुनने लायक था। उसने कहा कि देखो मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, जो भी कुछ उपलब्ध है मेरा अधिकांश पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा पढ़ने का एक तरीका है और वो मैंने आपके साथ अप्लाई किया। उसने कहा कि जब आप कोई चीज़ के होने को बताते हो, आप फाइनली चाहे साइंस में बात करो कि आप एटम तक जाओगे ही, किसी चीज़ के होने का स्वरूप, होने का स्वरूप, उसका मूल फंडामेंटल, बेसिक एंटिटी, उसका विचार, उसका विश्लेषण और उसके आधार पे जीना। बोले जब भी मैं किसी बात को सुन रहा होता हूं, मैं इस पूरी लाइन में रख के देखता हूं, पूरी लाइन में रख के देखता हूं तो कहीं ना कहीं गैप पकड़ में आ जाएगा। बोले जैसे मैं ओशो को बहुत सुनता हूं, ओशो को बहुत सुनता हूं तो विचार के रूप में बहुत बढ़िया चीज़ है, इधर भी गैप दिखता है, इधर भी गैप दिखता है, ना तो कार्यक्रम निकलता है। फिर उस विचार के आधार पे शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, इसका मतलब जीने की जगह में ध्यान आदमी कितने घंटे करेगा। आखिर बच्चा स्कूल जाएगा, है ना, आखिर हम किसी बाजार में रहते हैं, आखिर हम अपना घर चलाने के लिए कोई उत्पादन कुछ भी कमाते हैं, किसी भी एक्टिविटी में शामिल होते हैं, और ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं। तो तीनों को एक साथ रख के देखना, इसको दर्शन की भाषा में कहा कारण। ये किसी चीज़ का मूल है, कारण है ना। कारण और क्या बोलते हैं, उसका तर्क और उसका व्यवहार। जब तक तीनों एक लाइन में मैच नहीं होंगे तब तक जीना नहीं हो सकता। तो मानव को समझने गए तो अस्तित्व क्यों है, कैसा है, ये कारणात्मक भाषा है। मैं क्यों हूं, कैसा हूं, ये कारणात्मक भाषा है। इसका जो अनुभूति है वो कारणात्मक है, इसका जो विश्लेषण है वो तर्क है, विचार है, इसका जो एक्सप्रेशन है वो फिर इसके आधार पे जीना है। तीनों जब तक नहीं होगा तब तक मानव के साथ बात नहीं कर सकता है। तो मानव से बात करना, मानव भाषा की जब बात करेंगे तो तीनों का एक साथ होने की ज़रूरत है। हमारे भीतर उसकी अनुभूति भी हो, उस वास्तविकता को हम समझते भी हैं, उसके आधार पे जो विचार शैली है ना, उसमें भी कोई लोचा नहीं है, कहीं भी कोई गैप नहीं है। जैसे किसी भी इस पूरी बात को रखते समय आप कहीं भी गैप नहीं देख सकते, और उसके आधार पे जीना भी हो जाए। तो इसको कहा ये तीनों एक लाइन में हो जाए तो मानव भाषा है। यहाँ जब हम बात कर रहे हैं, कहाँ गया वो, मिट गया। जब हम बात कर रहे थे सार्वभौम मानवीय आचरण, सार्वभौम मानवीय शिक्षा, सार्वभौम मानवीय व्यवस्था, सार्वभौम मानवीय संविधान, फाइनली ये आउटकम की आवश्यकता है। इसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकें, ये तर्क है। उसके मूल में जाएंगे तो वस्तु क्या है, वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता को देखने गए तो व्यापक वस्तु में जड़ परमाणु और चैतन्य परमाणु है, ये उसके मूल में है। तो तीनों क्लियर होगा तो मानव भाषा है, नहीं तो गैप है। हाँ जी, सॉरी, अभी क्वेश्चन करके अभी की बात पूरी करते हैं। हाँ, ये सब चर्चा शुरू होने के पहले का मेरा क्वेश्चन है भैया, जो आपने बोला कि व्यापक और इकाई इनका विलय नहीं हो सकता,
कितना भी उसको नीचे तोड़ते जाए वो उसका वो इकाई स्वत्व रहेगा ही इकाई का, और व्यापक व्यापक हम ही कह रहे हैं इकाई का नाश नहीं होता यार। हाँ, है ना? तो जब हम इज इक्वल टू mc स्क्वायर कह रहे हैं तो बेसिकली वो प्रभाव है। E इक्वल टू mc स्क्वायर जब बोल रहे हैं तो वो प्रभाव का आकलन है ना? उसको और गहरे में जाके समझेंगे। बिना वस्तु के एनर्जी लाओ, सारी वस्तु एनर्जी में क्रिएट हो जाए, ये एक इक्वेशन बोलता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, ठीक? तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि यदि कोई प्रभाव है तो उसका कोई इकाई मौजूद है, और हम ही कह रहे हैं कि परमाणु का नाश नहीं होता है। भैया कह रहे कि नहीं कह रहे? क्या बोला? अस्तित्व का धर्म क्या है? होना। तो परमाणु को खत्म नहीं किया जा सकता, ये हम कह रहे हैं। उसका फॉर्म चेंज हुआ, फॉर्म चेंज होता है, ऊर्जा में चेंज हुआ उसका फॉर्म। इसलिए इकाई का नाश हो जाए ये संभव ही नहीं है। इसलिए इकाई व्यापक में विलय हो जाए ये संभव ही नहीं है। हम ही कह रहे हम तो कह रहे पहले से जीवन भी अमर है, कहा कि नहीं कहा? आत्मा अमर है, कहा कि नहीं कहा? यदि अमर है तो विलय कैसे होगी? और परमाणु का नाश वैसे ही नहीं होता है तो जाएगा कहाँ? और वैसे ही उधर क्रिया शून्य है, उधर दरवाजा ही बंद है, खत्म। नहीं, पर ये इकाई या मास, ये तो इसका फॉर्म तो चेंज हुआ एनर्जी में। फॉर्म चेंज होता है, बस फॉर्म चेंज होता, उसका नाश नहीं होता। तो वो विलय नहीं हुआ, फॉर्म चेंज हुआ मतलब विलय नहीं हुआ। कैसे हो जाएगा? परमाणु के अणु के रूप, परमाणु रूप में रहेगा ही, अंश तो के रूप में रहेगा ही। अंश तो अपने आप में अकेला नहीं रहता, किसी परमाणु के स्वरूप में हो ही जाता है। परमाणु अंश अपने आप में अकेला नहीं रहता, अस्तित्व में किसी परमाणु के स्वरूप में हो जाता है। ठीक है, अभी ये अगर हमने E = mc स्क्वायर ये सापेक्ष ऊर्जा के आधार पर समझा, और मूल ऊर्जा के जैसे सापेक्ष ऊर्जा और जड़ इकाइयाँ, इनका इंटरचेंजेबल फॉर्म में होगा काम, तो मूल वैसे मूल ऊर्जा का चैतन्य इकाई के इंटरचेंजेबल फॉर्म में वो काम कर सकता है क्या? तो आज के सत्र की फाइनल लाइन कि मूल ऊर्जा के साथ आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो क्रिया शून्य है। हाँ, मानव के पास, इकलौते मानव के पास ये महिमा है कि वो मूल ऊर्जा उसके माध्यम से व्यक्त होता है। जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, जैसे अधिकांश लोग हैं जो मन के तल पे जीते हैं, जिनको खाने पीने मिल जाए और अपने, है ना, इतने में उनको लगता है कि ज़िंदगी, इतने इसी का नाम ज़िंदगी है। कुछ लोग हैं जो सोचने वाले हो जाते हैं। अब चाहे वो साइंस में रिसर्च को सोचे, चाहे वो ज़िंदगी की रिसर्च करे, लेकिन उसको सोचना हो, चाहे वो समाज में परिवर्तन के लिए सोचे, लेकिन विचार उसकी कोई मूल चीज़ हो जाती है। आप पाएंगे जितने भी लोग विचार प्रधान हैं, है ना, जितने भी लोग ये प्रधान हैं, ये कहीं ना कहीं शरीर से एक कदम और आगे निकल आए हैं। विचार की दिशा सही हो गलत हो ये हो सकता है, वो नक्सलिज्म का विचार हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि ये उससे अधिक, इसका मतलब मन से व्यापक वस्तु सबसे कम व्यक्त होता है, विचार से उससे अधिक व्यक्त होता है, चित्त से, साक्षात्कार से उससे अधिक व्यक्त होता है, बोध से उससे अधिक व्यक्त होता है। आत्मा के पास वो ताकत है, आत्मा की वो महिमा है कि व्यापक वस्तु उससे पूर्ण रूपेण व्यक्त होता है। इसलिए दो सूत्र अल्टीमेट सूत्र हैं, सह अस्तित्व का प्रतिरूप मानव है और व्यापक वस्तु का प्रतिरूप ज्ञान है। सह अस्तित्व का प्रतिरूप मानव है। जो कुछ अस्तित्व में है, जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में है, वो एक मानव में है। परिचय शिविर में हम इसकी चर्चा करते हैं, है ना, नहीं होगी तो दोबारा कर लेंगे, है ना। तो सह अस्तित्व का प्रतिरूप मानव है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को अपना प्रतिरूप मानते हैं कि नहीं, बच्चे को देख के लगता ना उसके इसका अच्छा, इसके उसका है ना, है ना, बच्चे की शक्ल देख के पहचान लगते हैं, अरे उसका है ये, ठीक। तो हम माँ बाप बच्चों में अपना प्रतिरूप देखते हैं, उसी तरह से सह अस्तित्व का प्रतिरूप मानव है। तो सह अस्तित्व ने मानव रूपी बच्चा पैदा किया है। सह अस्तित्व का जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन है वो मानव है, और व्यापक वस्तु अनुभव काल में ज्ञान के रूप में व्यक्त है।
तो व्यापक वस्तु का प्रतिरूप मानव में अनुभव काल में ज्ञान है ना, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति है, ये कैपेसिटी मानव की है। सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव है, व्यापक वस्तु का प्रतिरूप ज्ञान है। बढ़िया। तो कुल यात्रा कितनी है? कुल यात्रा कितनी है? तो कुल यात्रा इतनी है कि पदार्थ इतना विकसित होता है कि वो प्राण अवस्था को प्रकट करता है। हाँ, बस इतना समझना था कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, फ्यूजन या फिजन जो भी है, लेकिन उसमें अब तक मैं जो समझ रहा था उसमें ऐसा था कि एक आध पार्टिकल कम हो जाता है। जैसे रिएक्शन इक्वेशन होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखो तो जितना मास होता है उससे थोड़ा कम होता है, प्लस एनर्जी होती है। अभी क्योंकि तभी मैं ये समझ पाता था कि इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि कोई चीज़ इतनी कन्वर्ट होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है कंपेयर टू एनी अदर केमिकल रिएक्शन। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि अभी समझो कि तो दोनों साइड अगर मास सेम है इक्वेशन के, अगर वो रिएक्शन हो रहा है उसमें जिस मास को अभी हम एनर्जी के फॉर्म में मान रहे हैं वो मास अभी हमारे कैलकुलेशन में आ नहीं सकता है, इतनी आवेशित गति में है कि वो हमको एनर्जी फॉर्म में, जैसे वेव एंड पार्टिकल थियरी की बात हम करते हैं। हाँ, बिना पार्टिकल के वेव क्रिएट करो, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। वैसे ही है कि बिना मास के एनर्जी क्रिएट करो, हो ही नहीं सकती। तो बेसिकली जब हम वेव पार्टिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल उस मोमेंट में हम पार्टिकल, हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन में पार्टिकल आता ही नहीं है, वेव ही हमारे ऑब्जर्वेशन में आ पाती है। पार्टिकल खत्म हो गया उस समय, ऐसा नहीं है। पार्टिकल हमारे ऑब्जर्वेशन के बाहर चला गया है, हमारे ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी के बाहर चला गया है, लेकिन हमको प्रैक्टिकली वेव दिखता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ के भी कम हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ के जो भी कुछ हुआ, बेसिकली जो कह रहे हैं कि बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी सापेक्ष ऊर्जा के साथ हस्तक्षेप है। एक परमाणु, दो परमाणु एटम जिस ताकत के साथ एक दूसरे को पहचाने हुए हैं, उस ताकत को हम डिस्टर्ब करते हैं। उस ताकत को डिस्टर्ब करना का नाम वो आवेश है। जैसे लकड़ी को जला देना एक तरह की कहानी है। जब लकड़ी को जलाते हैं तो बेसिकली जो उसका परमाणविक स्वरूप है वो चेंज हो जाता है। परमाणविक स्वरूप ऊपर से चेंज होता है, लेकिन जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो नहीं टूट रहा है, या वो हस्तक्षेप बाहर से है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को झंझट नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम न्यूक्लियर लेवल पे काम करते हैं तो हम परमाणु के साथ हस्तक्षेप करते हैं। तो मूल इकाई के साथ हस्तक्षेप करना फिर वो जिस तरह से व्यक्त होता है उसकी कहानी अलग हो गई। लेकिन पार्टिकल खत्म हो जाएगा, उस समय वो आवेश फॉर्म में है, तो उस समय हमको आवेश ही दिखाई देता है। वो पार्टिकल को गिनना उस समय हमारी स्थिति नहीं है, इसलिए हम उसको एनर्जी फॉर्म में मानते हैं। एग्जिस्टेंस से वो पार्टिकल ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, इतनी बात कह रहा हूं। एग्जिस्टेंस से वो पार्टिकल वैनिश हो गया और एनर्जी रह गई बस। और एनर्जी की तो निरंतरता नहीं है ना, वो ठंडा होगा कि नहीं होगा भाई। हिरोशिमा खत्म हो जाएगा वो तो खत्म हो गया, उसके बाद सब सेटल हो गए, जो अभी कहीं बिखर गया उसी वातावरण में बिखर गया, फिर वापस फिर परमाणु हो गया। ऐसा बोल रहे। देखिए, इससे अच्छी घटना ये घटी है कि हमको अपने सोचने पे भरोसा है, नहीं तो हमने साइंस भी भागवत के जैसी पढ़ी है भाई। जो साइंटिस्ट जो बोल दे हम उसको मान लेते हैं। अब तक बोल रहे थे ब्लैक होल होता है, अच्छा होता है। कोई बोल दे अच्छा कल से नहीं होता है, तो अच्छा नहीं होता है। अच्छा लाइट ट्रेवल करती है, अच्छा ठीक है, वो इतनी गति होती है, बोले कहता है कि अच्छा नहीं लाइट में इतना गति नहीं होता, अच्छा ठीक है भाई नहीं होता है। हम लोग तो अखबार ही तो पढ़ते हैं, किताब ही तो पढ़ते हैं, तो उस पर हम भी सोच सकते हैं। ये ताकत हमको नहीं मिली। इस दर्शन से हमको वो ताकत मिलती है कि हम सारी चीज़ों के मैपिंग करना शुरू कर देते हैं। वो जो उस भाई ने किया, तात्विकता से तार्किकता और तार्किकता से व्यवहारिकता, तीनों की मैपिंग करो। तीनों की मैपिंग करोगे तो गैप पकड़ में आ जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, हम कैसे आदमी को पहचानते हैं? उसके बोलने में और आचरण में भेद होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्रैक्टिकली ये कर रहे हैं कि उसकी तार्किकता और उसकी व्यवहारिकता को मैच करते हैं।
तार्किकता और व्यावहारिकता में मैच गैप है तो हम पकड़ लेते हैं कि आदमी में गोलमाल है। अब क्या किया, तार्किकता और तात्विकता को, इधर तात्विकता तो पूरा ही गायब है, ना हमको आत्मा पकड़ में आई, ना जीव पकड़ में आया, ना ईश्वर पकड़ में आया, तात्विकता गायब हो गई। हाँ, उधर ध्यान देते हैं तो कोई अनुभूतियां ऐसी होती हैं जिसके सहारे हमारा टिकना बन जाता है। कुछ तो है ही, हम उसको समझे ना समझें, रियलिटी है। रियलिटी में के साथ कोई मन लगाया तो कम से कम ये संसार के सुख दुख से मुक्ति मिलती है, तो उसमें इतना टिकना बन जाता है। लेकिन वस्तु के रूप में हम क्लियरली पहचान पाए कि ये आत्मा क्या चीज़ है, आया कहाँ से, ये ईश्वर क्या चीज़ है। यदि वो क्लैरिटी बन गई तो तात्विकता से तार्किकता और तार्किकता से व्यावहारिकता तीनों बन गई तो जिंदगी बह निकली, जिंदगी का रास्ता निकल आएगा। आने वाली पीढ़ियों को हम बता पाएंगे कि हाँ देखो ऐसा होता है। हम ये भी बता पाएंगे, चलो देखो मेरा इतना समझा हुआ है, इतना ये शेष है, मेरे शब्द से अर्थ की यात्रा इतनी है, मेरी अनुभव की यात्रा इतनी शेष है, इसमें क्या दिक्कत है। कुछ तो कहने की स्थिति में हो, 50 में आके 70 में आके कुछ तो कह पाएँ कि अपने आप को, है ना। मेरी ज़िंदगी की यात्रा तो यहीं से शुरू होती है कि 70 का होऊंगा तो अपने आप को क्या बताऊंगा कि तुम ज़िंदगी में किए क्या, क्या खा पी के निकल लिए कि कुछ किए भी। तो हमको इतना ही तय करना है कि खा पी के निकलना है कि कुछ करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आप सभी को, इस सभा को, इस जगह को, इन सारे संयोगों को, जो भी सीन अनसीन हमारी सीमा में है, नहीं है, उन सभी, है ना, परिस्थितियों को धन्यवाद। यात्रा आगे जाए, सफल हो। खूब धन्यवाद।